एज ए पेरेंट और एज ए स्टूडेंट 3 बड़े सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। स्पेशली उस वक्त मन में आते हैं जब हमारा बच्चा 10th पास करके 11th और 12th में आता है, या फिर हमारा बच्चा 11th और 12th पास करके कॉलेज में जाता है। उस समय 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या साइंस ले लें, क्या 11th में साइंस रख लें, क्या साइंस से क्या फ़ायदे होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मगर फिर भी साइंस ले लें तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। और तीसरा सवाल ये है कि चलो साइंस ले ली और हमने 12th पास कर ली और अब हम आर्ट्स लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, या क्या हमें फ़ायदे हैं साइंस से आर्ट को शिफ्ट करने में। ये वीडियो आपकी मदद करेगा, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे 3 सवालों के जवाब लेके जो इस वक्त अधिकांश पेरेंट पूछते हैं। ये है हमारी 10वीं क्लास, यानी कि हमारे बच्चा ने 10th पास कर ली है और 10th पास करी है। उससे पहले यानी कि 10th के रिज़ल्ट आने से पहले हमारा बच्चा चाहे बहुत सीरियस था या सिंपल सा सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी या पढ़ाई मस्ती में करी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने कैसे की हो, उसका बिल्कुल भी आगे के निर्णय लेने में रोल नहीं होता है। क्योंकि मैं NLP का आदमी हूँ तो हमारा जो NLP मतलब माइंड का जो साइंस है वो क्या कहता है, और मेरा अब तक का 25 साल का अनुभव उसके बेस पे बात कर रहा हूँ कि 10th से पहले हमारा बच्चा कैसा था, सीरियस था, गंभीर था, मस्ती वाला था या कैसा भी था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 10th तो पास हो चुकी। अब जब हमने 10th पास कर ली तो हम यहाँ पे ये है हमारा 2 साल का टेन्योर 11th और 12th का। इस 2 साल के टेन्योर में माना कि हमने साइंस ले ली, और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है या इतनी है कि हम 2 साल तो बच्चे को साइंस पढ़ा ही सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो 2 साल हम साइंस पढ़ा ही सकते हैं। इसका एक रीज़न और सोसाइटी में नज़र आता है कि साइंस के स्कूल्स में या जो साइंस का सेगमेंट होता है स्कूल में, वहाँ पे आप जब इसकी किसी स्कूल में खड़े होंगे आप देखेंगे तो वहाँ का ओरा और वहाँ का ओरा, यानी कि जहाँ साइंस नहीं है वहाँ के ओरा में अंतर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और आपने फील भी किया होगा। तो यहाँ पे बच्चे ने साइंस ले लिया, यानी कि बच्चा इस एक नए एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। यहाँ से बच्चे ने एंट्री ली और जैसे ही बच्चे ने साइंस में एंट्री ली तो 2 चीज़ें बाहर से मिलती हैं। बाहर से मतलब स्कूल से बाहर की चीज़ है, यानी कि सोसाइटी से मिलती हैं। एक चीज़ सोसाइटी ये मिलती है, सोसाइटी ये मानती है कि साइंस का बच्चा ज़्यादा रेगुलर है। रेगुलर बच्चे आर्ट्स के भी हैं मगर ऐसा माना जाता है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, मगर मेजॉरिटी में लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। हमारी सोसाइटी का ऐसा एक माइंडसेट देखने में आया है। हो सकता है आपका नहीं हो। सोशल एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होता है घर में और परिवार में और रिश्तेदारी में। साइंस का बच्चे को कम डिस्टर्ब करते हैं, सब यही कहते हैं चलो इसका साइंस है, इसका प्रैक्टिकल है, इसका ये है, तो उसको डिस्टर्ब कम से कम किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है या फिर कोई और सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू, ऐसा देखा गया। प्रमाण इसके नहीं है, इसके अंदर आ गए। अब यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के अंदर घटित होने, यानी कि जो स्टूडेंट का जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि स्टूडेंट का जो माइंड है, ये यहाँ घटित होनी। ये बाहर की बातें हैं, स्टूडेंट के सॉफ्टवेयर से बाहर की बात है, क्योंकि बच्चों को जनरली इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, ऐसा पाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक फैक्टर आता है, राइटिंग हैबिट बन जाती है बच्चे की साइंस में। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी फाइल बनानी होती है, बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बायोलॉजी की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, अलग अलग प्रकार की रिकॉर्ड्स और नोट्स बनते हैं। तो बच्चे की एक राइटिंग हैबिट बन जाती है कि जब बच्चा इतनी सारी फाइल बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, सब कुछ करेगा तो उसको बैठना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो उसकी एक सीटिंग हैबिट भी बन जाती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे 2 साल में बच्चे की सीटिंग हैबिट बन जाती है। और तीसरा जो है कि साइंस के बच्चों के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके प्रैक्टिकल हैं। और प्रैक्टिकल बेसिकली क्या है? प्रैक्टिकल वही चीज़ है जो थ्योरी में जो कंसेप्ट है उसको बच्चा प्रैक्टिकली करके देखता है। जब बच्चे ने करके देख लिया
तो वो उसके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाता है। यूँ समझो कि मान लो थ्योरी के 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक में से अगर उसने 3 टॉपिक के प्रैक्टिकल कर लिए तो वो 3 टॉपिक उसको हमेशा हमेशा के लिए उसके माइंड में सेव हो गए। समझो कि आप उसके टॉपिक कितने रह गए, अब 7 ही रह गए। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है साइंस के सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में। और अगला जो पॉइंट आता है वो है साइंटिफिक टॉक और डिस्कशन, यानी कि बच्चा लगातार 2 साल तक 11th और 12th यानी कि 365 प्लस 365 बहुत दिन होते हैं, वहाँ पे बच्चा साइंस के टीचर से बात करता है, अगल बगल में उसके साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उसकी पूरी टीम, उसकी कंपनी, उसका सारा डिस्कशन साइंस के साथ ही होता है, साइंस वाले लोगों के साथ ही होता है। और इसका एक बड़ा आगे जाके इम्पैक्ट आता है। साइंस के बच्चों की एक आदत देखी जाती है कि एक ही सब्जेक्ट में बच्चा अलग अलग बुक्स पढ़ता है। किस तरह से? ये यूनिट इस बुक में नहीं, उस बुक में अच्छी है, ये यूनिट उस बुक में अच्छी है, फिजिक्स की वो किताब अच्छी चलती है, उसकी वो किताब अच्छी चलती है। ऐसे करते बच्चा क्या हो जाता है, मल्टी बुक वाला हो जाता है, यानी कि एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक्स में पढ़ने लगता है। और जब एक ही चीज़ को हम अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है हमारे माइंड में सेव तो होनी है, मगर उसकी एक आदत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत बन जाती है। कुछ बच्चे 11th 12th के साथ कोचिंग भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे 11th और 12th के साथ वो किसी न किसी की नीट की करें, चाहे IIT की करें या किसी की भी करें, वो कोचिंग भी कर लेते हैं। और ये कोचिंग जो है, ये कोचिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, यानी कि ये उसके सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर देती है। उसको इतना मजबूत कर देती है कि कुछ लोग इस कोचिंग को कहते हैं इंटेलिजेंट करने का इंजेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है और उसने कोचिंग अगर कर ली 2 साल लगातार, उसको इंटेलिजेंस का इंजेक्शन भी बोला जाता है। और ये जो 2 साल की जो तैयारी है वो उसके जीवन पर्यंत काम आती है, भले ही सिलेक्शन हो ना हो। अगर सिलेक्शन हो जाता है तब तो डायरेक्ट काम आती है, बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या जो बनना चाहता था वो बन गया। मगर वो नहीं बना तो भी कोई नुकसान नहीं। ये जो तैयारी है आपके इन्वेस्ट है एक प्रकार का, ये आगे पूरी ज़िंदगी काम आती है, हमेशा हमेशा के लिए। अब साहब ये हमारे 2 साल हो गए और ये चीज़ें हमने यहाँ पे करी लगातार। अब क्या होगा? अब मान लो हमारे बच्चा ने, अब बच्चा आ रहा है कॉलेज में, तब इस बच्चे ने ले लिया आर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आर्ट ले लिया। वो चाहे IAS बनने की सोच रहा है या RAS बनने की सोच रहा है या कुछ भी बनने की सोच रहा है, यहाँ इसने आर्ट ले लिया। अब यहाँ पे इसने साइंस है स्कूल में, कॉलेज में इसके आर्ट्स है, तो यहाँ क्या फ़ायदे हैं साइंस के? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ फ़ायदे ये हैं, सबसे बड़ा कि आप जो भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आप IAS के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आप SSC की किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आप जो एक जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो जब जनरल साइंस का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, और हमने तो ऐसे भी देखे कि कुछ बच्चों को कुछ एग्ज़ाम को छोड़ते हुए देखा है कि साहब जनरल साइंस पार नहीं पड़ती, जनरल साइंस पार नहीं पड़ती, ऐसा भी देखा गया है। ये क्या हो जाता है, ये ईजी हो जाता है इस बच्चे के लिए, और एक बार के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ ली, तो अब तो यहाँ पे क्या आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, तो बच्चे के लिए ईजी हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 12th में साइंस रखने का। रूटीन को फॉलो करता है बच्चा, क्योंकि 11th 12th में साइंस है तो प्रैक्टिकल, स्कूल्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हर स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज़ है, हर जगह की अलग अलग एक्टिविटीज़ है। उससे क्या होता है, रूटीन सेट हो जाता है बच्चे का। यानी कि रूटीन का मतलब हो गया कि स्टडी इन नॉर्मल वे, यानी कि वो बच्चे जो हैं 2-5 घंटे की स्टडी तो वो नॉर्मल कर लेते हैं, यानी कि 2-5 घंटे तो उनको पढ़ना ही पड़ता है, ऐसी उनकी आदत हो जाती है, ऐसी उनकी आदत हो जाती है। या फिर यूँ कहें कि 2-4 घंटे तो आराम से वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं।
इससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे आराम से हैं, फिर भी इतना पढ़ लेते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है। मान लो बच्चा जा रहा है यहाँ पे IAS में जा रहा है या RAS में जा रहा है या किसी बड़े और किसी उसमें जा रहा है, तो क्या होगा कि इस 2 सालों के दौरान हमारी जो बॉडी है इसकी कंडीशनिंग हो जाती है, बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग का मतलब आप जानते हैं, यानी कि बच्चे को डिटेल पढ़ने की आदत पड़ जाती है, बॉडी जो है वो सिटिंग के प्रति नॉर्मल हो जाती है। कोविड के बाद आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है बच्चों से कि बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं मगर बैठ नहीं पाते, सीटिंग नहीं दे पाते। आधा घंटे सीटिंग दी और कुछ न कुछ याद आता है, उठ जाते हैं। 1 घंटा सीटिंग दी और कुछ न कुछ याद आता है, उठ जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई है और इस बड़ी प्रॉब्लम का ये एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिल जाता है जब हमने साइंस में आ गए तो बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती। हमारा जो माइंड तो ठीक है मगर माइंड के साथ हमारी बॉडी का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठेगा कौन? बॉडी। पढ़ने बैठेगा कौन? बॉडी। यानी कि फिजिकल फॉर्म के अंदर हमारा अडेप्टेशन कंडीशनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल फॉर्म में कंडीशनिंग नहीं है तो लेटे लेटे माइंड में तो सब्जेक्ट चलता रहता है मगर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसा भी देखा जाता है। बॉडी की कंडीशनिंग नहीं है तो ओवर थिंकिंग के शिकार भी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि मेंटल तो दिमाग में पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, प्रेशर बन रहा है, मगर वो रिलीज नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। जब मान लो आप IAS बन गए या आप जो भी बनना चाहते थे वो बन गए, उसके बाद जब आपने यहाँ 2 साल सारी बातें साइंस की हुई, सारा डिस्कशन आपका साइंस का हुआ, तो आपके अंदर एक साइंस का टेम्परामेंट बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है साइंस का। आप हर चीज़ को साइंटिफिक एंगल से देखने लगते हैं, आप हर चीज़ को सॉल्यूशन साइंटिफिक एंगल से आप सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। और ये आज के जीवन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपका अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आपका अगर साइंटिफिक माइंड है, आप लॉजिक ढूंढने लगते हैं, आप ये देखते हैं कि ये कितना सच है कितना झूठ है। ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे इस माइंडसेट पे डिपेंड करती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो तीनों सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा कि साहब क्या 11th में साइंस ले लें। मेरा जवाब है हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी सिचुएशन अलाउ करती तो ले लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर है कि साहब साइंस के बेनिफिट क्या हैं, यहाँ पे ये साइंस के बेनिफिट हैं। तीसरा सवाल था कि क्या सर हम साइंस को छोड़ के आर्ट्स ले लें? कहाँ? कॉलेज में, क्योंकि हमारा बच्चा कुछ और बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, RAS बनना चाहता है या किसी और में जाना चाहता है। मेरा जवाब है हाँ, आप ले लीजिए, क्योंकि बच्चे के पास ये सारी चीज़ें पहले से है, बच्चे के पास ये सारी चीज़ें पहले से है, इजी वे के अंदर है, उसको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि जिस GS पेपर को इजी वे में लाने के लिए जिन बच्चों के साइंस नहीं रही उनको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, मान लो उन्होंने 30% एनर्जी भी लगाई, यानी कि 30 घंटे भी उन्होंने दिए, तो इन बच्चों के 30 घंटे पूरे बच गए, इन बच्चों के पूरे 30 घंटे बच गए। और फिर जो बच्चे जो सीटिंग के लिए, बॉडी की कंडीशनिंग के लिए कई सारे मेडिटेशन और कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इन बच्चों के लिए उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी बात कि यहाँ पर ये जो माइंडसेट बन गया, तो जो एक चीज़ होती है ना कि बाज़ार में ये हो गया तो बच्चे उसके साथ हो लेते हैं, मार्केट में बहाव जैसे आया और बहाव के साथ हो लेते हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये बच्चा जो है, क्योंकि इसकी 2 साल पूरी ट्रेनिंग हो गई है, ये बहाव में नहीं बहेगा, ये अपने निर्णय पे अडिग रहेगा, अपने डिसीजन पे अडिग रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको तीनों सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर या मुझ तक पहुँचाइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का आंसर दूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।